यस सर। अच्छा यस सर। ओके डियर। तो यहाँ पे बहुत लेट कर करके आते हैं ना, ये भी दिक्कत होती है। चलो तो बेटा ये कल का क्वेश्चन था। कल का क्वेश्चन हमने देख लिया था। अ रिंग ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 1 मीटर इन द फ्रंट ऑफ a spherical glass ball of radius of 25 centimeter with a refractive index of 1.5. Determine the position of the final image. एक हाँ बेटा तुम्हारा बस्ता है, that is your bag. ये बोल तो दिया गया लेकिन हाँ हाँ Is your bag. बेटा अरिजीत आपकी तरफ से आवाज आ रही है। Sorry सर, माइक बंद कर रहा था। हाँ हाँ बंद कर लीजिए। और बेटा गुरदीप, चलो मैं ही बंद कर देता हूँ। तो सही बेटा, तो लिखा है ये पॉइंट जरा देखिएगा, ये ला पॉइंट लिखा हुआ है डिटरमाइन द फाइनल इमेज। नहीं ये अभी मम्मा से ज़्यादा। तो बेटा ये लिखा हुआ ना फाइनल इमेज बताओ, लिखा है बेटा। ये बेटा सबको आवाज आ रही है? यस सर। भाई यस सर। ओके। तो ये फाइनल इमेज जो बोला है, तो क्या मुद्दा यहाँ पे है कि क्या यही हमारा फाइनल इमेज है? तो बेटा ऐसा नहीं है, जरा उसको समझेंगे और कई सारे जगहों पे ये आपको काम आएगा। ये समझाने के लिए मुझको अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो अगले पेज पे जाओ, इससे पहले यहाँ पे जो हमने सॉल्व कर लिया था वो जरा देख लो आप। बेटा आपने अगर देखा तो हमने v सॉल्व कर लिया था, दैट वाज 150 सेंटीमीटर। ये आपने देख लिया था बेटा? जी सर। और हमने मैग्निफिकेशन भी Yes, sir. सॉल्व, हाँ मैग्निफिकेशन भी सॉल्व किया था, ये रहा मैग्निफिकेशन जो सॉल्व किया था, दैट वाज -1। अभी ये जो हमने RI निकाला है ये फाइनल नहीं है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो m हमारा -1 है और v हमारा 150 है। अगले पेज पे मैं चलता हूँ और फिर से कहानी जो हमने सीखी है उसको ड्रॉ करते हैं। तो कहानी कुछ हमने ये सीखी कि भाई एक ग्लास का बॉल है और इस ग्लास के बॉल में ऐसा कुछ बॉल है और इस ग्लास के बॉल का रेडियस वगैरह हमको मालूम है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट वगैरह रखा गया था, मिला जुला के हमारा इमेज बन गया। तो मैं ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बेटा एक साथ नहीं आ रहे हैं ना, इस चक्कर में कई बार जोड़ना पड़ जा रहा देखिए बेटा यहाँ पे मैंने जो है प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट, और लाइट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ऐसे जा रहा है, लाइट ऐसे गया। एक बार बेटा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को क्रॉस करा ना, लेकिन जब हमने इमेज देखा फाइनल वाला तो इमेज कहाँ बन गया था? आपने देखा था पहले यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा आया था 150 सेंटीमीटर था या मीटर था बेटा? सेंटीमीटर। हालांकि मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेटा 150 आ गया था। अब सोचो बेटा ये जो इमेज मैंने बनाया है, जो अभी अभी इमेज बनाया है, इस इमेज को बनने के लिए क्या नहीं लगता आपको कि लाइट रे को यहाँ पे जाना पड़ेगा? यस सर। अब जरा सोचो, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्यों जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे डॉट के फॉर्म में जाए, कुछ भी हो, लेकिन मिला जुला के अगर हम इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट कहें तो मिला जुला के उसका कनेक्शन या लाइट रे का लेन देन रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 से तो होगा। बताओ बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब सोचो मैंने No, sir. रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट के पोल P1 से डिस्टेंस बता दिया था, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही हमारा लाइट रे रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 से पास होगा तो जाहिर सी बात है उस दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के
थ्रू जाने के कारण वहां भी लाइट रे का मुड़ना होगा, मोड़ आएगा उसमें, और ऐसा हुआ तो इमेज जो बनेगा, यानी मिला जाएगा, जो लाइट रेज होगी वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 से भी मुड़ेगी। तो फाइनल इमेज बेटा क्या लगता है, फाइनल इमेज क्या लगता है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 से ही केवल बन जाना चाहिए जैसा हमने कल देखा था, या उसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 का भी रोल होगा? तो दोनों का रोल होगा। बेटा किसी का माइक ऑफ, बेटा किसी का माइक ऑन है, बेटा अपने से कर लीजिए ये। कोई आर्टगिरी भी करने लगा क्या? बड़े कब होंगे, बड़े होइए। और तो बेटा ये समझ में आया कि लाइट रे जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट को क्रॉस करा था, हमने इमेज बना लिया था 150 सेंटीमीटर उससे दूर P1 से। लेकिन चूंकि लाइट रे इमेज बनाने के प्रोसेस में, इमेज बनाने के क्रम में रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड को भी क्रॉस कर रहा है, इसलिए सेकंड सरफेस भी वहां पे रिफ्लेक्शन कराएगा। बताओ बेटा ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो मिला जुला के हमको वही काम जो अभी हमने पीछे करा था वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इस P2 से, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 से हम बात करेंगे। रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 को क्या लगेगा? अब सोचो O से सीधे लाइट क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 पे पहुंच रही है? नहीं। वो कैसे पहुंचेगी भाई? वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट को क्रॉस करने के बाद ही पहुंचेगी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट जहां पे इमेज बना देगा वही हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड के लिए क्या काम करने लगेगा? ऑब्जेक्ट जैसा। इसका मतलब ये जो आई हमने बनाया है जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट से इमेज है, वही रिफ्रैक्टिंग सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बताओ बेटा इसमें किसी कोई दिक्कत? No, sir. तो I1 था इमेज किसका? रिफ्रैक्टिंग सरफेस फर्स्ट का। लेकिन यही हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड के लिए क्या काम करने लगेगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान से देखना बेटा, इस I1 को बनाने में जो लाइट रे है, यानी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड पे इंसिडेंट हो रही है, आप जरा देखिएगा, मैं ये अभी वाला हटा देता हूँ, ये जो अभी ये वाला था, तो ध्यान से देखिएगा, वो क्या आपको लगता है कि इधर से इधर जाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड पे लाइट रे इंसिडेंट होने के लिए क्या आपको नहीं लगता येलो कलर वाले डायरेक्शन में जाएगा? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, ये चूंकि ऑब्जेक्ट है, ये I1 जो है वो ऑब्जेक्ट है रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकंड के लिए, तो बताओ क्या बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा? U यस सर। कितना होगा? सर। तो बेटा देखा इसका रेडियस 25 है, तो टोटल कितना हो गया ये डिस्टेंस? डायमीटर 50 सेंटीमीटर, और पूरा ये डिस्टेंस 150 में से अगर 50 निकाल दो तो कितना बचेगा बेटा? 100 ना? 100। अच्छा 100 नहीं लगता कि इंसिडेंट डायरेक्शन के डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव होगा। बताओ सही है? यस सर। Yes, अब sir. अब जरा देखना, P2 से अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर देखूं तो इधर जाना पड़ेगा, इधर ना, इधर। तो रेडियस पहले हुआ कितना? रेडियस पहले तो हुआ 25, सही है, सेंटीमीटर में है, लेकिन किस तरफ हुआ? इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा देखो U मालूम, R मालूम, तुमको V भी मालूम चल जाएगा, पर मुद्दे की बात जरा समझो। लाइट रे जिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जा रहा है उसको हम कहेंगे μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से जा रहा है, दैट विल बी μ1। आपने ध्यान दिया था पीछे, यानी कल जब हमने देखा था तो इस वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कहा था, लेकिन अभी चूंकि लाइट रे ऐसे जा रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो इधर से इधर जा रहा है ना, तो इधर वाला हुआ μ1 और इधर वाला हुआ μ2, तो इसलिए मैं μ1 μ2 उसी हिसाब से लिख ले रहा हूँ। तो μ1 कितना हुआ बेटा? कितना हुआ μ1? कल दिया था 3/2, है ना भाई? Yes, यस sir. सर। हाँ μ1 हो जाएगा 3/2, और μ2 एयर है, क्या हो 1। 1 हो जाएगा। बहुत सही, सारे पैरामीटर हमने निकाल लिए। फिर बात करते हैं रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से, तो लिखते हैं बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सारे पैरामीटर देखते, कॉपी करते, लिख लेते हैं। μ2 कितना हो गया बेटा? 1। v हमको बताना है बेटा, ऐसे ही μ1 कितना हो गया? 3/2, 3/2 और u कितना हो गया भाई? 100। प्लस का 100 या माइनस का 100? प्लस का 100 ना? प्लस। अच्छा ये हुआ 1 माइनस 3/2
ना, और r कितना हो गया -25। बताओ बेटा सही है था? तो ये हुआ, Yes, sir. ये हुआ 1/, ये 3/200 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख लिया हमने 3/200। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 3/2, तो -1/2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1/50। क्या बताओ सही है? बताओ भाई सही है? Yes, sir. ये समझ में आया ना? देखो ऊपर 1 माइनस 3/2 गया, तो -1/2 बचेगा, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 का 2 जो है नीचे आके 25 में मल्टीप्लाई करके 50 हो जाएगा। तो मिला जुला के ये हो जाए 4 और 3 7, 7/200 नहीं, तो v हो जाएगा हमारा 7 सॉरी उल्टा नहीं मैंने 200/7। बताओ बेटा यहाँ तक सब एग्री है? Yes, sir. अच्छा ये जो आंसर आया हमारा, ये जो हमारा आंसर आया, ये इसके बाद लाइट रे को कहीं जाना नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ ना। इसका मतलब जो इमेज बना, सबसे पहले ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब इन द डायरेक्शन, और ये 200/7 अगर आप देखो तो 100 से बड़ा है या छोटा बेटा? छोटा। तो अगर छोटा है तो देखो ये इमेज बना कहाँ, देखो P2 से I1 तक का जो इमेज है दैट इज 100, तो उसके बीच में कहीं बना फाइनल इमेज I2, और ये डिस्टेंस कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ये वाला अभी हमने V से निकाला है, दैट इज 200/7 सेंटीमीटर। सो दिस इमेज I2 विल बी फाइनल इमेज। सही बेटा? क्लियर है? तो हमसे पूछा था कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो पहले तो हमारा फाइनल इमेज I1 नहीं है, फाइनल इमेज कौन सा है, I2 है, और उसका पोजीशन कितना हुआ, तो उसका पोजीशन हुआ हमारे P2 से 200/7। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। बेटा जरा मैग्निफिकेशन की कहानी यहाँ पे सुन लो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा इसमें हेडिंग बल्कि डाल देता हूँ, इसको हेडिंग की तरह यूज करना, जिसको मैं इसी फॉर्मूले में आगे यूज कर लूंगा। ये क्या है, चाहे एक लाइट रे हो, वो कई सारे ऑप्टिकल एलिमेंट से पास करे। अब ऑप्टिकल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मिरर हो सकता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये सब ऑप्टिकल एलिमेंट है। ये क्या है बेटा, ऑप्टिकल एलिमेंट्स। ये ऑप्टिकल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ये पहला वाला चाहे लेंस हो जाए, दूसरा वाला चाहे मिरर हो जाए, तीसरा वाला चाहे ग्लास स्लैब हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए, और लाइट रे हमारे तीनों से पास हो। मालूम ये चले कि पहला वाला जब ऑप्टिकल एलिमेंट लिया था तो उसमें मैग्निफिकेशन जो आया था दैट वाज m1, जब दूसरा वाला यूज किया तो मैग्निफिकेशन आया m2, और जब तीसरा वाला यूज किया तो मैग्निफिकेशन आया m3। तो बेटा जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है ना, लिखते हैं यहाँ पे टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by all optical element, by all optical element। तो इसको मैं अगर m टोटल लिखूं mt, तो बेटा ये सारे मैग्निफिकेशन जो है ना इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, m1 इंटू m2 इंटू m3। ये बात पकड़ पा रहे हैं आप? यस सर। यानी अगर आपने सिंगल का बेटा मैग्निफिकेशन निकाल लिया ना, हमको पहले तो देखना कि लाइट रे कहाँ से पास करे, किन किन ऑप्टिकल एलिमेंट से पास करे। अगर हमको मालूम चले कि भाई नहीं ये अपने रास्ते में आने वाले कई सारे ऑप्टिकल एलिमेंट हैं उनसे पास हो रही है, तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है जितने इंडिविजुअल ऑप्टिकल एलिमेंट थे उनके मैग्निफिकेशन हम निकाल लेते हैं, जैसे m1 m2 m3 आप निकाल लेते हैं आराम से, जो फॉर्मूला लगता है उससे निकालने के बाद जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो टोटल मैग्निफिकेशन अलग अलग मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब कहेंगे कि इसमें हमको एम्प्टी क्या मिलेगा, तो देखिए बेटा सपोज दैट कि ये जो पहला m1 मैग्निफिकेशन वाला ऑप्टिकल एलिमेंट था उसके सामने मान लो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये हमने क्या कह दिया ऑब्जेक्ट। मान लो इसकी हाइट है h ऑब्जेक्ट, सही है, और मान लेते हैं कि फाइनल इमेज बना, ये है फाइनल इमेज।
फाइनल इमेज का मतलब क्या होता है बेटा, जितने भी लोग रास्ते में पड़ेंगे उनसे गुजरने के बाद जो फाइनली आप जाके इमेज बनाओगे दैट विल बी फाइनल इमेज ना। इसका मतलब ये हो सकता है कि M1 ने अपना इमेज बनाया हो, M2 ने उसको ऑब्जेक्ट समझा हो, अपना इमेज बनाया हो, और M2 ने जो इमेज बनाया हो वो M3 वाले के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करे और फाइनल एक इमेज बन जाए। जैसा हमने आज देखा कि फाइनल इमेज पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं बना, एक्चुअली वो दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से भी गया, इसलिए वहां पे जो इमेज बना उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 का भी रोल था, बिल्कुल वही बात। तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगा अगर उसकी हाइट HI है, बेटा आपने देखा इंटरमीडिएट इमेज मैंने नहीं लिया, मैंने पहला ऑब्जेक्ट और आखिरी इमेज लिया। तो बेटा जो MT आप देख रहे हो, ये जो MT ये क्या है, ये है टोटल मैग्निफिकेशन, यही होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज में कौन, फाइनल वाला इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में कौन, जो स्टार्टिंग वाला ऑब्जेक्ट था। बताओ बेटा ये सबने समझ लिया? Yes, sir. यस सर। बताओ बेटा ये सबने समझ लिया? बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि टोटल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमको क्या देखना होगा, जितने भी ऑप्टिकल एलिमेंट है, ध्यान देना कि कितने से लाइट पास कर रही है, जितने जितने से पास कर जाएगी उसका मैग्निफिकेशन निकाल लो। टोटल मैग्निफिकेशन लिखने के लिए सारे मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत इच्छा तो हो रही है कि डिराइव करके मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन सच मानिएगा उस डेरिवेशन से सच मामले में कोई फायदा नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि क्यों भाई M1 इंटू M2 इंटू M3 हुआ, लेकिन मैं आपको सही बताऊं ये M1 इंटू M2 इंटू M3 याद रखना मेरे लिए भी बड़ा आसान है, जबकि मैं मैथ साइड का हूँ। आपके लिए और भी आसान है कि आप कितने मैग्निफिकेशन होंगे सबको निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको यही बस देख लेना है कि सारे मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, और टोटल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ फाइनल इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट। सही है, इसमें बीच वाले इमेज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन पे आपने ध्यान दिया, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमारा लाइट कहाँ कहाँ से पास हुआ, आपने देखा तो हुआ क्या था कि एक जो है ऐसे बॉल था। मैं यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, रिंग के फॉर्म में रखा था, आपने देखा था शायद, जहाँ तक मुझको याद है कि उसका जो रेडियस था दैट वाज 1 सेंटीमीटर। यस सर। यही था बेटा ना। तो ये हमारा सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट था। अब देखो इमेज बनने के लिए हमारा लाइट रे यहाँ से भी पास हुआ, यहाँ से भी पास हुआ, आपने देखा बेटा। तो मैग्निफिकेशन भाई ये वाला सरफेस पे प्रोड्यूस करेगा, उसके मैग्निफिकेशन को M1 कह दिया और इसके मैग्निफिकेशन को M2 कह दिया। अब ऐसा करके फाइनल इमेज बन जाएगा ना, ये है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज अब आपने देखा बेटा जो फाइनल इमेज है वो यहाँ से कितनी दूरी पे था, 200/7 सेंटीमीटर। आपने देख भी लिया ये भी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट का M1, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेकंड का M2, और लाइट रे आपने देखा दोनों से पास हुई है। इसका मतलब टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा दैट विल बी M टोटल, वो क्या हो जाएगा बेटा, M1 इंटू M2। बताओ बेटा एग्री करते हो? Yes, sir. M1 हमने निकाल लिया था, कल ही निकाला था ना -1, अभी पीछे हमने देखा है। तो भाई हमको M2 निकालना पड़ेगा। तो M2 बेटा यहीं पे कहीं व्यवस्था बना के निकाल लेते हैं, यहाँ पे M2 के लिए क्या करना पड़ेगा, M2 अगर हम निकालेंगे तो बेटा याद है फॉर्मूला क्या था इसके मैग्निफिकेशन के लिए ना, ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल? लेटरल का फॉर्मूला ये था भाई कि μ1/μ2v/u था। वो जो मैग्निफिकेशन था वो मैग्निफिकेशन कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल, दैट वाज μ2/μ1 इंटू m²। इस पे बल्कि देवेंद्र ने पूछा था, और रियल फॉर्मूला था μ1/μ2 v²/u²। बताओ भाई सब सहमत है ना इससे? फॉर्मूला वाला पढ़ के आया करिए भाई। ये बस उदय का ही आवाज आ रहा है, उदित का ही आवाज आ रहा है, और सब लोग कहाँ हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ तो भाई आप जो है प्रकट रहिए, और कोई फिर से आर्टिस्टिक काम कर रहा है भाई। आप लोगों का क्या हाथ चला ही जाता है क्या एनोटेशन पे? एनोटेशन वगैरह क्यों चलाते हैं बेटा? सबको एनोटेशन दिखता है ना, उस पर लाइन इधर उधर इधर उधर जिग लाइन खींची गई होती है, Yes, sir. यस दिखता है सर। सबको? हाँ तो ये आर्टिस्टिक क्यों बनते हैं आप लोग? पता नहीं सर कौन है। असल बात यह है कि अगर मैं अभी फुल स्क्रीन से अगर एग्जिट करूंगा तो मुझको दिख जाता है कि कौन कर रहा है।
ना, तो ना करिए भाई, इससे ऐसा करके क्या फायदा। तो हमारे कई सारे साथी अभी प्रकट हुए हैं। चलिए, तो स्क्रीन दिख रहा है बेटा सबको? तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हम निकाल रहे थे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m2 वाला आया, म्यू1 बाई म्यू2 टाइम्स ऑफ v बाई u। अब वैल्यू लिख लेते हैं सबको, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम लिखेंगे। तो म्यू1 कितना था बेटा, याद है? 3/2। 1 म्यू2 क्या है? 1। सही। v है 200/7, पॉजिटिव भी है, और u क्या है बेटा? 100 ना, पॉजिटिव वो भी है। तो पहले तो इसका 2 0, इसका 2 0 चला गया, इसका 2 चला गया, तो बचा कितना भाई? 3/7 क्या? तो नेट मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। नेट मैग्निफिकेशन हुआ क्या? ये हो गया कितना है भाई? 3/7 ना, ये वाला आ गया भाई 3/7। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा? -3/7। बताओ। यस सर। अब एम्प्टी चूंकि नेगेटिव आया है, इसका मतलब जो फाइनल इमेज बना होगा, एम्प्टी मतलब टोटल मैग्निफिकेशन या नेट मैग्निफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब जो फाइनल इमेज बना होगा वो सीधा बना होगा या उल्टा बना होगा? बताओ, उल्टा। सब लोग बताएं बेटा। एम्प्टी आया हमारा नेगेटिव, उल्टा। उल्टा बना होगा। अब ध्यान दीजिएगा इस बात का, मैंने जो सम टोटल था, यानी पूरा का पूरा ग्लास के बॉल का जो इफेक्ट था, वो एम्प्टी से बता रहा हूँ, ना कि मैं M1 से बता रहा हूँ, ना कि मैं M2 से बता रहा हूँ। सोचो अगर मैं M1 से बताता तो मैं वो केवल बात रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात करता, और अगर मैं केवल M2 से बताता तो केवल रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेकंड की बात करता। लेकिन मुझको तो पूरी बॉल की बात करनी है, यानी इनिशियल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज की बात करनी है। तो उस केस में हम एम्प्टी की ही बात करेंगे। एम्प्टी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड इमेज बना। तो देखा बेटा हमने यहाँ पे इमेज जो है, हालांकि मुझको पहले नहीं मालूम था, ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे जो इमेज है वो कैसा बना रखा है? इन्वर्टेड। दिख रहा है बेटा? अच्छा, दूसरा मुझको ये बताएं कि ये जो इमेज बना है दैट इज रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल। सर रियल फिर होगी। से गौर करें, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और हमने देखा है कि अगर इंसिडेंस लाइट के इंसिडेंस, बेटा आवाज आने लगी, किसी का खुला रह गया। अगर इंसिडेंट लाइट रे जो है उसके अपोजिट, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में बने, तो हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है? वो रियल, लेकिन रिफ्लेक्शन में वर्चुअल हो जाता है। तो यहाँ पे इंसिडेंस के अलोंग बना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ रिफ्लेक्शन होता तो वर्चुअल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल। बताओ बेटा सीमा, ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा, हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे तो ये पूछा गया था कि बताओ रेडियस ऑफ इमेज क्या होगा। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो रेडियस ऑफ अच्छा, इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा? इमेज इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा? डिमिनिश्ड सर। डिमिनिश्ड, क्योंकि एम्प्टी का मैग्नीट्यूड, हाँ, एम्प्टी का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 3/7 है, जो कि 1 से छोटा है। चलो, अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ फाइनल इमेज अपॉन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो लिखेंगे एम्प्टी टोटल में, पढ़ा ना भी? तो मिला जुला के जो रेडियस ऑफ इमेज होगा वो हो जाएगा 3/7। अब देखो नेगेटिव चला गया, क्योंकि मुझको तो यहाँ पे रेडियस बताना ना, हमको ये नहीं बताना है कि हाँ उल्टा बनेगा सीधा बनेगा। हमने रेडियस देखा, दैट इज 3/7। मैग्नीट्यूड निकालिए इंटू R0। R0 कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3/7 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का था? 1 सेंटीमीटर का। तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बना? 3/7, यानी 1 से छोटा। और 1 से छोटा बना, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि डिमिनिश्ड बना। दिख ही रहा है आप लोगों को। बताओ बेटा, ये सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, तो आपको बेटा आपको किसी भी कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इमेज कहाँ पे है और वो कहाँ, किस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर निकल रहा है, किन किन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर निकल रहा है, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो बेटा कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह भेज दूंगा,
आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही बेटा? यस सर। अब ये बताइए, रिफ्रैक्टिव सरफेस का और क्वेश्चन कराऊं या मतलब यही मैं कराऊंगा जो मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया, और कराऊं या हो जाएगा? बताएं बेटा, जल्दी से बता दें, आपका हो जाएगा या मैं और कराऊं? हो जाएगा। हाँ, अब करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं तो हूं ही, मुझसे आप पूछते रहिएगा। सही है? तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं। याद है मैंने क्या तरीका बताया था कल बताया था कि हम कर्व से प्लेन की तरफ जाएंगे। कर्व से प्लेन की तरफ जाना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वहां पे भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसी को क्या कर देना होता है, उसी को केवल इन्फिनाइट कर देना होता है। तो जो प्लेन वाला फॉर्मूला होता है, जो कर्व वाला या स्फेयर वाला फॉर्मूला होता है, वो किसके लिए आ जाता है? प्लेन के लिए। तो अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ आगे एक हेडिंग में, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सही बेटा? एक तो प्लेन सरफेस होगा, यहाँ पे प्लेन सरफेस होगा, वो भी एक होगा। तो अभी तक क्या था? अभी भी ऐसा हमारे पास एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, पर वो प्लेन होने के बजाय कैसा था? स्फेरिकल था। तो ये बेटा हेडिंग का मतलब तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो बेटा, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि शिफ्टिंग कैसे होता है ना, उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, मान लिया कि ये एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे हो सकता है? जैसे आपने देखा बेटा, बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी भरा होता है, तो पानी जब देखेंगे तो ऊपर का जो फ्री सरफेस होता है वो बाउंड्री होता है, क्योंकि उसकी तरफ ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है बेटा एयर, और नीचे क्या होता है बेटा? वाटर। हमने देखा ऐसे करके वाटर होता है। बेटा आप रियल सिचुएशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यस सर। नीचे वाटर। सर अगर हाँ, अगर ऐसा हुआ बेटा तो जरा सोचो कि यहाँ पे कितनी बाउंड्री हुई? एक। ये बाउंड्री कैसी है बेटा? प्लेन है या प्लेन। कर्व है? प्लेन। प्लेन है। प्लेन है तो प्लेन है, तो यहाँ पे हम वही कहेंगे कि प्लेन, और वो भी सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नहीं? अब देखो बेटा, यहाँ पे कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। तो देखो बेटा, जैसे मान लो कि पानी के भीतर कुछ हमारा गिर गया, जैसे हमारा पेन गिर गया या साबुन गिर गया, तो वो हमको कैसे दिखता है? तो उसके लिए देखें, मैंने यहाँ पे ये जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल दिया। अब आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सही बेटा? दिख रहा है? यस सर। अब देखें यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो बाउंड्री होता है उससे आपके ऑब्जेक्ट का ये डेप्थ होगा, इतना डेप्थ, इतना। इस डेप्थ की बात करें तो चूंकि ऑब्जेक्ट रियल में इंटरफेस यानी बाउंड्री से इतने डिस्टेंस नीचे है, इसलिए हम इस डी को कहते हैं रियल डेप्थ। क्या कहते हैं बेटा? रियल डेप्थ। ठीक है। अच्छा, नीचे जो वाटर है वो कैसा मीडियम है? रेयरर या डेंसर ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में? तो बेटा हाँ बेटा, इसको हम हमेशा ही वाटर से नहीं बल्कि डेंसर, और ऊपर एयर से नहीं बल्कि हम किससे जाना करेंगे? रेयरर से। तो ये कहानी कहाँ से कहाँ के लिए है? ये कहानी लाइट रे के चलने की है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। देखो कैसे चलती है, देखो। तो अगर O को देखा जाना है तो देखने वाला कहीं ऊपर एयर यानी रेयरर मीडियम में होगा, तो देखो O से लाइट रे ऐसे चलेगी। कहाँ के लिए? देखे जाने के लिए, आंखों तक के लिए ऐसे जाएगी ना। तो बेटा बाउंड्री के लिए इंसिडेंट लाइट रे हुआ, नहीं? सही बेटा? आप लोग बेटा सुन रहे हो ना? यस सर। हमारा 4:14 टाइम बचा हुआ है, यस सर। 4 मिनट 14 सेकेंड। तो आप थोड़ा सा हाँ इसका फायदा उठा लो आप। तो बेटा ये जो अभी मैंने नॉर्मल खींचा है, उस नॉर्मल की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि लाइट कैसे आई है। आप मुझको बताओ कि जब बाहर लाइट निकलेगी रेयरर मीडियम में, तो बताओ नॉर्मल से दूर होगी या नॉर्मल के पास होगी?
दूर होगी। सर दूर। दूर हो, हाँ हमने यही पढ़ा है, तो दूर होगी। दूर होगी तो यहाँ पे आई पोजीशन होगा, आंखें होंगी और वो ऑब्जेक्ट को देखने लगेंगे। बताओ सही बेटा? लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि भाई आंखों को तो ये लगेगा ना कि लाइट रे हमेशा सीधी चलती है। बेटा ये आपको भी मालूम है, लाइट रे हमेशा सीधी चलती है। उसको ये पीला वाला जो लाइट रे इंसिडेंट है वो मोड़ है, यानी आपने देखा ना पीला वाला आया फिर मुड़ा फिर नीला वाला हो गया फिर आंखों तक पहुंचा। दिख रहा है बेटा मोड़? आपको इंटरफेस में मोड़ दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो हमारी बेचारी आंखों को ये नहीं मालूम कि लाइट मुड़ भी जाती है, तो उसको ये लगेगा बेटा कि लाइट तो सीधी चलती है, इसका तो लाइट ऐसे आई है सीधे। आप समझ पा रहे बेटा? लाइट सीधे कैसे आई है? ऐसे, ऐसे सीधे पहुंची, ऐसे आंखों पे ऐसे सीधे पहुंची है, उसको ऐसा लगेगा। इसका मतलब ये उसको लगेगा कि भाई लाइट चूंकि सीधे आती है इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे नहीं है, बल्कि जहां से लाइट आ रही है वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है ये क्यों ऑब्जेक्ट वहां पे बना? क्योंकि बाउंड्री से लाइट मुड़ी है, इसलिए जहां से लाइट आती हुई दिखेगी वहीं पे क्या बन जाएगा बेटा? इमेज। क्लियर है? तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपके आंखों को इमेज ओ पे नहीं लगेगा, मतलब आपकी आंखों को ये नहीं लगेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट था जहां पे है वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट है, बल्कि आपकी आंखों को लगेगा कि भाई जहां पे इमेज बना है वहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। आप पकड़ पा रहे बातों को बेटा? Yes, यस sir. सर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इंटरफेस से, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं डी डैश कह लेता हूँ, डी डैश। तो अब बताओ ये जो आई है वो हमको दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में आई थोड़ी था, एक्चुअल में तो ओ था, हमको ओ को देखना था। इसलिए ये जो डी डैश दिखेगा ये डेप्थ तो होगा लेकिन रियल नहीं। कैसा डेप्थ होगा? एपरेंट, एपरेंट डेप्थ। बताओ बेटा समझ में आया कि एपरेंट डेप्थ क्या Yes, है? sir. एपरेंट डेप्थ यानी वो डेप्थ जो आपको लगे, जो हो ना, वो डेप्थ जो आपको लगे, दैट इज एपरेंट डेप्थ। अब बेटा हम क्या करते हैं कि डिस्कनेक्ट होते हैं और फिर तो बस 3 ही हो और सब अब सब लोग चले गए। ये इसमें भागना भी जरूरी है। चलो तो बेटा स्टार्ट करें जहां से हमने छोड़ा था। यस सर। चलो तो बेटा हमने लास्ट में क्या देखा कि कैसे जो है कैसे जो है एपरेंट डेप्थ क्या होता है, मतलब वो डेप्थ जहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्ट महसूस हो। आपने बेटा देखा है कि कभी जब साबुन आप पर गिरा हो और आपको जैसा ऊपर से दिखता है वहीं वाले डेप्थ पे अगर हाथ डालें तो आपको कभी भी साबुन नहीं मिलता, बल्कि उसका कोई पार्ट, क्योंकि साबुन थोड़ा बड़ा होता है ना। अगर सुई को आप ढूंढने जाए तो ऊपर से देखेंगे तो सुई आपको लगेगा कि वास्तव में होगा ओ पे, वास्तव में होगा वो ओ पे, लेकिन आपकी आंखों को दिखेगा भाई वो तो आई पे है, और आप आई पे हाथ लगाएंगे और आपको वो नहीं मिलेगा। ऐसा ही होता है। तो बेटा आपको समझ में आया कि क्यों या कैसे ये आई शिफ्ट होकर ऊपर चला गया? यस सर। दिख रहा बेटा? अब देखना जरा ध्यान से, शिफ्टिंग क्या होती है। सोचो कि हमको क्या लग रहा था, हमको तो ये लग रहा था ना भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओ पे है, लेकिन हमको लगने क्या लगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है आई पे। बेटा ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम कहते हैं शिफ्ट। जो एस मैंने लिखा है दिस इज शिफ्ट, और हमेशा शिफ्ट ऐसे होगा। शिफ्ट का जब भी बेटा मैं शिफ्ट आपको बोलूं तो शिफ्ट में हमेशा 2 बातें होंगी। एक तो शिफ्ट का अपना कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि भाई कितना शिफ्ट हुआ कितना नहीं हुआ, तो एक तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दूसरा उसमें होता है बेटा डायरेक्शन, और शिफ्ट का ये एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट बिना डायरेक्शन के हमको नहीं इंफॉर्मेशन दे पाता ना। तो शिफ्ट जब भी मैं बोलूँगा तो 2 चीज़ों के बारे में हमेशा बताऊंगा, पहला कितना शिफ्ट हुआ और दूसरा कि जो शिफ्ट है उसका डायरेक्शन क्या है। तो बेटा एक बात ध्यान देना कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट किस मीडियम में हो, डेंसर मीडियम में हो, तो जो शिफ्ट का डायरेक्शन होता है, शिफ्ट का डायरेक्शन वो हमेशा किसकी तरफ होता है? बाउंड्री की तरफ। जब भी आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो जो शिफ्ट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा किस तरफ होता है? बाउंड्री की तरफ। शिफ्ट का डायरेक्शन बेटा सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब अभी मैं बेटा डी डैश और डी से रिलेशन क्रिएट करूंगा, तो वो आगे अभी इसी के सामने कहीं क्रिएट कर दूंगा। सेम बातें हमको करनी है उस केस में जब आपको आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो। तो देखो क्या होगा, तो उस केस में इसको केस 2 कह लेता हूँ,
और पहले वाले को केस 1 कह देता हूँ। ये हुआ केस 1। तो केस 2 में क्या होगा? केस 2 में ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम से देखा जाएगा। मान लो ये बाउंड्री है और ये नीचे जो है कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? रेयरर मीडियम में। तो ये है बाउंड्री, ऊपर है रेयरर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। अच्छा, उसके बाद ये रहा नॉर्मल बाउंड्री पे, और आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो यहाँ है, यहाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट चूंकि रेयरर मीडियम है तो उल्टी वाली कहानी से अपोजिट हो गई। ये वाला डेप्थ, अब डेप्थ बेटा डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ मतलब गहराई होता है। अभी भी डेप्थ ही है, लेकिन हम यहाँ पे डेप्थ की वजह हाइट बोलना ज्यादा पसंद कर सकते हैं ना, नहीं बेटा? Yes, sir. यस सर। तो अब ये हो गया बेटा रियल हाइट। अब यहाँ से लाइट रे गया देखे जाने के लिए। अब बेटा अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो क्या लगता है ये नॉर्मल से दूर जाएगा या पास आएगा? पास आएगा। पास आएगा। जब पास आएगा बेटा तो लाइट रे ऐसे जाएगा। अब महसूस कर पा रहे होंगे कैसे जा रहा है। और अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आई पोजीशन होगा, ये आई है, और हमको दिखने लगा कि भाई हाँ ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन लाइट तो सीधे आती है। अब सीधे आने का मतलब ये हुआ कि लाइट लगेगा कि यहाँ से आ रही है। समझ में आ रहा है बेटा? और यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज। यस समझ में आया सर। बेटा? तो आपको जो ऑब्जेक्ट है ये दिखना चाहिए था, ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आई वाले पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। तो इस वाले हाइट को क्या कहेंगे? इस वाले हाइट को, इस वाले हाइट को हम h डैश से बोल देंगे, और जैसा पीछे बोला था इसको बोलेंगे एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट। और ये h क्या था बेटा? रियल हाइट। सही बेटा? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब जरा शिफ्ट पे ध्यान दो। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज, जबकि आपको ऑब्जेक्ट दिखने लगा आई पे, तो ये हुआ शिफ्ट, ये शिफ्ट। अच्छा जरा इस केस में शिफ्ट देखे बेटा, शिफ्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा अभी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि इसका डायरेक्शन क्या हुआ? जो बाउंड्री है उसकी तरफ या उससे दूर? तो एक बार समझ में आपने लिया कि जो डेंसर होगा तो बाउंड्री की तरफ, और रेयरर होगा तो बाउंड्री से दूर। इसको बेटा मैं याद कैसे करता हूँ? रेयरर मतलब ये होता है बेटा कि खुला खुला जगह होना। लगता है शायद कोई प्रकट हुआ है क्या? अब बेटा सबको दिखने लगा? दिखने लगा बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. तो बेटा मुझको लगता है याद करने का तरीका है, मतलब ये कोई लॉजिक थोड़ी है, बस तरीका है। वैसे बेटा रेयरर मीडियम जो होता है ना, रेयरर मीडियम का मतलब ये होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं यानी उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे रोड वोड होता है, रोड के किनारे के लोग होते हैं, तो जब रोड बंद होता है, तो उनको खेलने के लिए जगह मिल जाता है, तो वो रोड पे आके क्रिकेट खेलने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक नहीं होता तो लोग एकदम रोड के बीच में आ जाते हैं, उनको बहुत जगह मिलता है। जब जगह मिलता है तो देखो इमेज जो है वो बाउंड्री से जगह मिलने के कारण दूर चला गया। लेकिन सोचो जब ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा? तो उस समय डेंसर कंडीशन दिखने लगेगा। डेंसर कंडीशन का मतलब ये होगा कि आदमी बच के निकलेगा, वो खेलना तो दूर, वो बच के एकदम किनारे से निकलता है। देखो यहाँ पे बच के कैसे निकले, हम एकदम इंटरफेस की तरफ चले गए, बच के चले गए, और यहाँ पे जगह था तो दूर दूर चले गए। उसी तरीके से आप शिफ्ट याद कर सकते हो। समझ में आया बेटा कि शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ क्या होता है, एपरेंट डेप्थ क्या होता है? Yes, sir. क्लियर है? अब बेटा इन दोनों के लिए मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। देखो मेन फॉर्मूला जो था रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, वो आपने देखा था, जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मैंने दिखाया था, वही फॉर्मूला मैं फिर से कॉपी करता हूँ। वो फॉर्मूला बेटा कुछ ऐसे था, म्यू2 बाई वी था, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। बताओ बेटा यही फॉर्मूला था? Yes, sir. sir. अब बात करेंगे फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए बेटा आर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। जी सर।
तो आर को जब इन्फाइनाइट रखोगे बेटा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू। सही बेटा, यस सर। क्लियर है? आप देखना जरा, वी मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। अब जैसे पहले केस में देख लो, पहले केस में अगर हम बात करें, अच्छा ये जो डिस्टेंस होता है वो पोल से होता है ना, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल के पोल यहाँ पे बना दिया है, दिख रहा है, यहीं से सब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। सही है? तो बेटा देखना, ये जो डेंसर वाला है, डेंसर वाला उसको मैं मान लो म्यू टू कह देता हूँ, रेयरर वालों को म्यू वन कहता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ऐसा कुछ है, तो जाहिर सी बात है म्यू टू म्यू वन में कौन बड़ा होगा, म्यू टू। सही बेटा। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सही ना बेटा, तो यहाँ पे देखो लाइट कैसे जा रही है, इधर से इधर जा रही है। जी सर। तो इसका मतलब म्यू वन कौन सा हुआ, हमारे फॉर्मूले का ये जो म्यू टू है और म्यू वन, ये देख रहे हैं बेटा, ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है, ये इसको हमने कैसे लिखना सीखा, ये तो सबको याद है ना। तो वही वाला म्यू तो यहाँ पे भी है भाई। तो हमने कैसे सीखा है, जिस तरफ से लाइट आएगी उस तरफ म्यू वन होगा। तो लाइट किस तरफ से आ रही है, म्यू टू की तरफ से। दिख रहा है भाई, इतना ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको अलग ही बदल देता हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको म्यू वन म्यू टू लिखूंगा तो शायद आप की आवाज ही ना आ पाए, तो लोग बोलना भी नहीं चाहते और जो बोल रहे होंगे वो भी चुप हो जाएंगे। मैं ऐसे बोलता हूँ, इसको म्यू रेयरर और इसको बोलता हूँ म्यू डेंसर। अब सही लग रहा होगा तो बात करते हैं। म्यू टू कितना हुआ बेटा, जिस तरफ लाइट रे पहुंचती है, दैट इज म्यू आर। तो बेटा सही है? यस सर। अच्छा वी की बात करें तो क्या आपको लगता है वो डी डैश हो जाएगा? जी सर। अच्छा ये पॉजिटिव होगा डी डैश या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, इंसिडेंट के अपोजिट। सिमिलरली म्यू वन हो जाएगा हमारा म्यू डी। बताओ सही बेटा? नीचे हो जाएगा डी, प्लस डी या माइनस डी? माइनस डी, अपोजिट हुआ ना इंसिडेंट लाइट रे के। अब इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ डी डैश अपॉन म्यू आर, और इधर लिख सकता हूँ डी अपॉन म्यू डी। लिख सकता हूँ बेटा। अब यहाँ से डी डैश लिखता हूँ डी, अब देखो ये म्यू आर जो है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, या ऐसे लिख सकते हैं म्यू डी अपॉन म्यू आर, लिख सकते हैं बेटा। अब इस म्यू डी अपॉन म्यू आर को मैं म्यू डैश बोल देता हूँ ना, तो देखो ये हो गया डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू डैश। दिखने लगा बेटा? यही फॉर्मूला बेटा आपको याद रख लेना है, यही डेंसर के लिए भी काम आएगा और यही रेयरर के लिए भी काम आएगा। जो अभी ऊपर केस 1 था ना, वहां से स्टार्ट किया था, लेकिन यही फॉर्मूला हमारे दोनों के लिए काम आएगा। दोनों का मतलब चाहे ऑब्जेक्ट रेयरर में लिखा हो चाहे ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हो, दोनों के लिए डी डैश हो जाएगा एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट, डी हो जाएगा रियल डेप्थ या रियल हाइट, और म्यू डैश जो हो जाएगा उसको जरा समझना बेटा। ये जो म्यू डैश मैंने लिख दिया है, अभी किसके लिए लिखा है? ये जो म्यू डैश मैंने लिखा है, ये म्यू डैश अभी क्या लिखा है बेटा? अभी तो लिखा है मैंने म्यू डी अपॉन म्यू आर, ऐसे लिखा है ना? यस सर। लेकिन बेटा ये है क्या? इसको मैं इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन वाले म्यू से पहचानता हूँ। तो देखो क्या है बेटा, लाइट रे हमारा कैसे गया है, इधर से इधर गया है नहीं? तो जिधर से इंसिडेंस हुआ है दैट इज म्यू डी, और जिधर पे रिफ्रैक्शन हुआ दैट इज म्यू आर। ये दिख रहा है बेटा? तो मैं इसी के लिए बातें कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे म्यू डी क्या हुआ बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंस। इसको लिख लेता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में लिखा आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से आपको याद भी रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू आर क्या था बेटा? रिफ्रैक्शन। सही है? तो ये आपको म्यू डैश क्या होता है ये याद रखना है, ये जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। बेटा सबको समझ में आया कि इंसिडेंस का मतलब क्या है?
वो वाला मीडियम जिससे लाइट इंसिडेंट होती है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो वाला मीडियम जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सही है, क्लियर है? यस सर। अब बेटा शिफ्ट देखो जरा। अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 1 केस 1 केस 2 दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब केस 2 मतलब ये जो केस 2 मैंने बताया ना कि जब रेयर मीडियम में हो तो क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि डेंसर के लिए इन्होंने सॉल्व कर दिया, रेयर के लिए नहीं सॉल्व किया, तो फॉर्मूला नंबर 1 दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है, अब बेटा जरा शिफ्ट को देखो इस केस में, पहले में ये वाला शिफ्ट, अगर ये वाला शिफ्ट मुझको बताना है तो मैं क्या करूँगा? क्या नहीं लगता डी में से अगर मैं डी डैश निकाल दूँ, डी में से अगर डी डैश निकाल दूँ, ये जो डिस्टेंस बचेगा वही होगा हमारा शिफ्ट। यस सर। बताओ, अगर एस को आप देख पा रहे हो तो ये है डी और इतना है डी डैश, तो अगर डी में से डी डैश निकाल दो तो ऐसे तो बच जाएगा। यस सर। तो शिफ्ट निकालता हूँ, लिखता हूँ शिफ्ट। अच्छा, ये जो शिफ्ट मैं निकालूंगा ये भी सबके लिए होगा, सबके मतलब चाहे डेंसर मीडियम हो चाहे रेयर मीडियम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब चाहे ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हो और चाहे ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हो। हालांकि मैं किसके लिए भी निकाल रहा हूँ, डेंसर वाला, लेकिन वो दोनों के लिए काम आ जाएगा। तो मैंने देखा कि भाई डी में से डी डैश निकाल दो, ठीक है निकाल दिया। डी माइनस डी डैश भी क्या होता है बेटा, डी अपॉन म्यू डैश, ये निकाला ना अभी, ये वाला, ये जो डी डैश होता है दैट इज डी अपॉन म्यू डैश। अब इससे बेटा मैं डी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं डी कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा डी टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डैश, ये ना, ये हो गया बेटा शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट है इसका फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे। इसमें अंतर किस बात का आएगा, चाहे वो रेयरर हो चाहे वो डेंसर हो, म्यू डैश का ही अंतर आएगा। अब बेटा एस नहीं, बस इसका मतलब है शिफ्ट। अभी लेटरल वेटरल चक्कर मत पड़िए आप। अच्छा, जब वो आ ही गया बेटा तो जरा देख लें बेटा, इन दोनों फिगर में, इन दोनों क्या, पहले तो केस 1 वाला फिगर देख लो आप बेटा। यहाँ पे कोई रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है? मुझको दिख रही है नॉर्मल, क्या आपको दिख रही है? और शिफ्ट क्या आपको लगता है नॉर्मल की तरफ है? तो लॉन्गिट्यूडनल बोले या लेटरल बोले? लॉन्गिट्यूडनल बोले भाई, लेटरल क्यों बोलेंगे? रेफरेंस लाइन के लॉन्ग हो तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। चलिए, शिफ्ट बेटा जब आया तो शिफ्ट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो है वो कैसे मालूम चलेगा? तो डायरेक्शन के लिए हम याद रख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो हो वो डेंसर में हो तो जो शिफ्ट होगा वो होगा टूवर्ड्स बाउंड्री। बेटा ऊपर हमने यही तो पढ़ा, यस सर। बताएं बेटा, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर हो तो जो शिफ्ट होगा वो होगा अवे टू बाउंड्री। बताओ बेटा सही है? यस सर। तो ये हमने याद कर लिया, अब इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया, एक फॉर्मूला 1 हो गया और इस फॉर्मूले को मैं कह लेता हूँ फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 हमेशा काम आता है। यूज फॉर्मूला 1 एंड 2 for each and every condition of object ना। ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में हो, ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है बेटा कि प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सही बेटा? यस सर। सही है ना? हाँ। अब बेटा कुछ लोग कहेंगे भाई नहीं रेयरर में कैसे काम आएगा, तो जरा रेयरर वाला देख लो आप, रेयरर में कैसे काम आएगा देखना जरा बेटा। यहाँ पे मान लो कि हमारा कुछ ऐसा बाउंड्री है, ऊपर है रेयरर और नीचे है डेंसर। सही है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पे μ2। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है, रेयरर में। हाइट इसकी h है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, लाइट क्या ऐसे से ऐसे जाएगा?
यस सर। हाँ, तो हमारा सबसे पहले म्यू डैश निकालना जरूरी हो जाता है। तो म्यू डैश क्या हो जाएगा, आपने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंस। अब बताओ बेटा इंसिडेंस की तरफ कौन है, म्यू1 है या म्यू वन। म्यू2? म्यू1, बहुत सही। और रिफ्रैक्शन की तरफ कौन है, म्यू2। तो बेटा म्यू डैश तो ये हो गया। अब हम अगर एपरेंट हाइट देखेंगे तो रियल हाइट है h अपॉन म्यू डैश का फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ बेटा सही है? यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू डैश। म्यू डैश जब लिखोगे बेटा नीचे तो ये म्यू2 अपॉन म्यू1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो एच डैश है और ये जो एच है इसमें कौन बड़ा है, देखेंगे। अगर एच में हम म्यू2 बाई म्यू1 की बात करें तो म्यू2 बेटा डेंसर है, तो इसका मतलब म्यू2 बाई म्यू1 एक से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच डैश और एच है उसमें कौन बड़ा हुआ, एच डैश बड़ा हुआ। और होना भी था भाई, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन जाएगा और ये होगा एच डैश। बताओ बेटा सब Yes, एग्री sir. है? Yes, sir. Yes, sir. और जो शिफ्ट होगा और जो शिफ्ट होगा दैट विल बी एच टाइम्स 1 माइनस 1 म्यू अपॉन डैश। म्यू डैश। नहीं बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू डैश कितना है बेटा, ऊपर कितना लिखा है, म्यू1 माइनस म्यू2, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1। सही है? यस सर। किस तरफ होगा ये तो हम जानते हैं कि अगर रेयरर है तो ये शिफ्ट ऐसा होगा, दूर ऐसा, ये हो जाएगा शिफ्ट। सही है बेटा? यस सर। तो अब एक आध क्वेश्चन कर लें, टाइम हम तो बचा है ना? यस सर बहुत। बहुत बचा है। ये बेटा एक मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। क्या बेटा सबको क्वेश्चन मिलने लगा? बेटा सबको क्वेश्चन मिलने लगा क्या? No, sir. नो सर। मिल रहा होगा भाई। यस सर अब आ गया। Yes, sir. सही बेटा, सबको क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। यस सर। देखो इसमें क्या बोला है, सबको कहानी दिख भी रही होगी। एक पंछी है ना, और एक नीचे मछली है। अब देखो जो मैं म्यू लिखता हूँ बेटा उसको इस बुक में एन से लिखा हुआ है ना, एन स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्वेश्चन बोला है सी द फिगर 1.101 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और आंसर में उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, उसने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड, ये देख रहे हैं बेटा सब लोग? यस सर। बोलो। अच्छा, अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड का केस जब बोला जाएगा तो इसका मतलब देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड खुद है या Fish. फिश है? फिश। फिश है। भाई सोचो, आदमी खुद को थोड़ी देखता है। जैसे आप चल रहे हैं, आप और आपके साथ कोई दोस्त चल रहा है, या आप और रास्ते पे चलने वाला कोई और आदमी देख चल रहा है, तो भाई आप खुद को थोड़ी देखते हैं कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके लिए तो शीशा है, आप शीशे के पास जाके खड़े होंगे तब आप अपने को देखेंगे। या पुरानी फिल्मों में होता था कि भाई खुद निकल के बाहर से बात करता था। अदरवाइज नॉर्मली यही होता था कि आपके अलावा जो होता है वही आपको देखता है। तो यहाँ पे बोला है अपरेंट हाइट किसका बताओ, बर्ड का बताओ। तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वर कौन हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा फिश। ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, बर्ड। बताओ भाई सही है? अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले तो हाइट की बात बोल रही है, तो हाइट का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि अपरेंट हाइट जो होगा दैट विल बी रियल हाइट अपॉन म्यू डैश। बताओ बेटा सही है? यस सर। अच्छा, अगर ऐसा है तो बेटा आप सोचो अपरेंट हाइट हमारे बर्ड का क्या है। क्या आप सबको 36 दिख रहा है? बताओ सही Yes, दिख रहा है 36? Yes, sir. भैया ये दिख रहा है ना भाई, ये वाला हाइट दिख रहा है, ये वाला हाइट दिख रहा है, दैट इज 36 नहीं? अच्छा, फिर म्यू डैश की बात करना। अब सोचो बेटा जो ऑब्जेक्ट होगा उसी से तो लाइट रे निकलेगी। तो चूंकि बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे किस से किस में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 4/3 में जा रही है। बताओ सब लोग बेटा एग्री हो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इंसिडेंस वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1 और रिफ्लेक्शन वाला हो जाएगा 4/3। अगर ऐसा हो जाएगा बेटा तो म्यू डैश हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, म्यू इंसिडेंस दैट इज 1, सॉरी इंक नहीं बदला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंस दैट इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज 4/3। बताओ बेटा ये म्यू डैश सबको समझ में आ गया? सर। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा भाई,
4/3 इंटू 36। 48। बताओ बेटा सही है? अब जरा ध्यान देना, बताओ 48 बड़ा या 36 बड़ा? 40 अब सोचो बेटा, हमने क्या सीखा था? हमने यही तो सीखा था कि भाई ये जो रियल हाइट है, ये वाला, ये रियल हाइट है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है? रेयरर में है। तो जो हमारा शिफ्टिंग होगा वो बाउंड्री से दूर होगा, इसलिए जो हमारा अपरेंट हाइट होगा वो रियल हाइट से बड़ा होगा। बताओ सही है? यस सर या हम इसको यू कह सकते हैं, या हम यू कह सकते हैं कि रेयरर मीडियम में हो ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट आप रेयरर मीडियम में हो, और रेयरर मीडियम में हमने देखा था हमेशा दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं तो हमारा आंसर जाहिर सी बात 36 से बड़ा आएगा, और आ भी गया। बताओ बेटा सब लोग एग्री हैं? हाँ, तो बेटा ये जो फिश है उसने देखा और उसको ये लगा कि जो हमारा बर्ड है वो यहाँ नहीं है, ये जो बर्ड है वो कहीं यहाँ है, यहाँ। अब मैं यहाँ बना दूंगा तो शायद आपको चीजें लिखी हुई ना दिखे। यहाँ पे है बर्ड, यहाँ पे ये है बर्ड रियल में, और ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट वो कितना आ गया बेटा? 48 मीटर। बताओ बेटा सब सहमत हो गए? अब देखो, मैं इसको बनाना तो ऊपर चाहिए था, यहाँ पे बनाना चाहिए था, मैंने वहां पे बनाया। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ हमको भी पढ़ना भी है। सही है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो क्या उसमें बोला है? लिखा है फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। अच्छा, कौन इसमें ऑब्जेक्ट है बेटा? बर्ड या फिश? दूसरे क्वेश्चन में फिश अच्छा फिश है, बहुत सही। तो इसका मतलब हम म्यू डैश निकाल सकते हैं, कितना होगा? म्यू डैश कितना होगा बेटा? क्या 4/3 होगा? सब लोग जल्दी से बता दें। Yes. होगा बेटा? हाँ, तो डी डैश इक्वल टू डी अपॉन म्यू डैश होगा। तो डी कितना है बेटा? 36 सबको दिख रहा है? रियल डेप्थ ऑफ द फिश, और म्यू डैश हो जाएगा 4/3। 27। 27। नो, ये 27 मीटर। और देखो बेटा, हमने पढ़ा भी था, हमने पढ़ा क्या था कि भाई जो फिश होगा जब टेंशन में है एज एन ऑब्जेक्ट, तो वो किसकी तरफ चला जाएगा? बाउंड्री की तरफ चला जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा? 27 मीटर। बताओ सही है? लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। कहते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस पे, लिखा एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। बर्ड कितने डिस्टेंस पे फिश को लगेगा कि है, यही तो हुआ इसका मतलब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का। यस सर। तो बेटा कहाँ पे लगेगा? तो बर्ड को तो ये लगेगा ना भाई, कि बर्ड को फिश को तो ये लगेगा ना कि बर्ड यहाँ पे नहीं है, बल्कि बर्ड कहाँ पे? यहाँ पे। बताओ सही है? तो उसको कितने डिस्टेंस पे लगेगा? यहाँ से यहाँ तक का सम यानी 48 प्लस अपने को तो लगेगा कि मैं 36 पे ही हूँ भाई। फिश को खुद का थोड़ी लगेगा कि मैं शिफ्ट हो गया हूँ। तो फिश खुद कितने पे है? 36 पे, और उसको बर्ड कितने पे लग रहा है? 48 पे। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ 36 प्लस 48। 84। सही बेटा? 84 ना? यस सही सर बेटा? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। अच्छा, बर्ड को क्या लगेगा भाई? बर्ड तो ये सोच रहा होगा कि मैं तो 36 पे हूँ, पर फिश कितने पे है? 27 पे है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 36 प्लस 27। बताओ सही है? यस सर यस सर सच 63। सही बेटा? तो इस तरीके से हम वैल्यूज को बड़े आराम से बता सकते हैं। बताओ यहाँ तक बेटा सबका क्वेश्चन Yes, क्लियर है? sir. अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो आप देखेंगे। सरल। इसमें क्या है? इसमें कुछ सॉरी, बेटा ये सबको क्वेश्चन दिखने लगा? यस सर यस सर।
अब इसमें देखो जरा आप क्या बोला है। इसमें मैंने देखा एक मिस्टेक है। ये मिस्टेक ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो ये जो ये नंबर है ना 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये नंबर, इसको इन्होंने 3 ले लिया। सही है, लेकिन बेटा हमको आंसर से क्या मतलब, हमको सोल्यूशन से क्या मतलब, हमको तो अपना कॉन्सेप्ट सीखना है, तो हम तो 2.5 के साथ ही जाएंगे। सही है, जो क्वेश्चन है वो सही है, मिला जुला के। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लिखा है कि दो लोग आपको दिख रहे हैं, एक बेटा मकड़ी जैसा कीड़ा दिख रहा होगा आपको, और एक फिश दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अ फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेस लेफ्ट वॉल एट अ रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी बेटा ये जो फिश है, ये जो फिश है उसका क्या दे दिया गया, कहा कि भाई वो वॉल की तरफ मूव कर रहा है और स्पीड कितना है इसका 2.5 मीटर पर सेकेंड। बताओ बेटा ये सही है। सर फिर लिखा है ऑब्जर्व्स अ फ्लाई अप्रोचिंग इट, अप्रोचिंग इट। बेटा इट का मतलब मैं क्या समझू, अप्रोचिंग इट का मतलब इट उसकी मतलब तरफ। वॉल हुआ या इट मतलब वॉल फिश की हुआ, तरफ। उस वॉल की तरफ नहीं बेटा, फिश की तरफ। क्वेश्चन में देखो स्टार्ट किससे करा है, ये फिश से स्टार्ट किया ना। लिखा है अ फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल एट अ रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स ए फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड। किसकी तरफ, इट मतलब कौन, फिश। इट मतलब फिश, ना कि वॉल। हालांकि लगता है कि नहीं वॉल की बात कर रहा है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन होता है ना सब्जेक्ट फिश है, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, Object. फिश को, मतलब सब्जेक्ट को। सही है ना, लिखा है। ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड में जो लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये है कि 8 मीटर पर सेकेंड रियल स्पीड हुआ या रिलेटिव हुआ। रिलेटिव। सर रिलेटिव। रिलेटिव, क्योंकि फिश महसूस करा और फिश खुद रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, इसका तो 8 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव हुआ ना। लिखा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। कहते हैं फ्लाई की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ। सही है। अब बेटा देखो फिगर में कुछ बना दिया गया, उसी का हम फायदा भरपूर उठाते हैं। देखो बोला गया कि भाई जो फिश आप देख रहे हो वो वाई डिस्टेंस पे है वॉल से, और जो इंसेक्ट आप देख रहे हो वो एक्स डिस्टेंस पे है। सही है। अब देखो बेटा अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो आप ये पाने लगोगे कि जो वॉल है उससे आपका जो इंसेक्ट यानी कीड़ा यानी जो मकड़ी दिख रहा है वो जो होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, म्यू एक्स डिस्टेंस पे। जरा लगा देते बेटा। हम अगर मकड़ी के लिए लिख लेते हैं फॉर इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए अगर हम डी देखें, डी डैश सॉरी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन म्यू डैश, यही हो जाएगा बेटा। तो डी यहाँ पे मकड़ी के लिए क्या दिया है, एक्स ही हाइट डिस्टेंस दिया है मकड़ी और इंटरफेस में, दिख रहा होगा आपको। और म्यू डैश क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो मकड़ी ऑब्जेक्ट है तो लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगा, लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगा नहीं, और अगर ऐसे इंसिडेंट करा तो म्यू इंसिडेंस वाला क्या हुआ बेटा, एयर है तो 1 हुआ, और रिफ्लेक्शन वाला क्या हुआ, पानी वाला म्यू हुआ, तो ये कितना हो गया म्यू एक्स। तो बेटा ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा म्यू एक्स, ये वाला दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। अब देखो बेटा अगर हम मकड़ी का रियल स्पीड देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ जरा इसको समझे। मकड़ी का रियल स्पीड लिखता, रियल स्पीड ऑफ इंसेक्ट, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता dx अपॉन dt। बताओ आप लोग एग्री हो, बताओ बेटा आप एग्री हो, Yes, sir. क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस x है ना। लेकिन अब का मतलब जो अभी आपको डिस्टेंस दिख रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लिखता हूं मैं इसको एपरेंट स्पीड ऑफ मकड़ी, उसको क्या लिखूंगा बेटा, उसको लिखूंगा जो डिस्टेंस है दैट इज ddt ऑफ डिस्टेंस म्यू एक्स। तो म्यू एक्स डिस्टेंस अब हमको दिख रहा है बेटा एक्चुअल में अपरेंटली, यानी जो आपको लग रहा है वो एक्स डिस्टेंस थोड़ी लग रहा है, वो तो आपको लग रहा है म्यू एक्स डिस्टेंस। अगर म्यू एक्स डिस्टेंस लग रहा है तो म्यू एक्स डिस्टेंस को अगर आपने डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या दिखेगा, जो दिखने वाली जो महसूस होने वाली वेलोसिटी है दैट इज अपरेंट वेलोसिटी। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू बाहर हो जाएगा, dx अपॉन dt अलग हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा म्यू इनटू v। बताओ बेटा ये समझ में आ गया, यस सर। सही है। अब देखना बेटा हमने ये देखा
कि भाई ये जो फिश है उसको क्या स्पीड लगा, इसको लगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम कैसे देखेंगे, हम फिश को रोकेंगे, हम फिश को रोकेंगे क्योंकि फिश जब देख रहा है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी दिख रहा है। तो हम कैसे देखते हैं, हम फिश को रोकेंगे और उसकी वेलोसिटी को किस में जोड़ देंगे, जिसका हम रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं। 8 मीटर पर सेकेंड बेटा किसका रिलेटिव वेलोसिटी दिख रहा है, इंसेक्ट का। तो हमने क्या सीखा है, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं उसको रोक देते हैं, उसकी वेलोसिटी को पलट के उस पर लगा देते हैं जिसकी वेलोसिटी देख रहे हैं। तो बेटा देखो, इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मछली को क्या लगेगी, वो मछली को v लगेगी या म्यू टाइम्स v लगेगी, बताओ बेटा क्या लगेगी। मछली को जो इंसेक्ट है उसकी जो रियल वेलोसिटी है, अभी रिलेटिव की बात छोड़ देते हैं, जो रियल वेलोसिटी है वो v लगेगी या म्यू v लगेगी, म्यू v लगेगी। कारण ये है क्योंकि इंसेक्ट जो है वो x डिस्टेंस पे नहीं बल्कि म्यू x डिस्टेंस पे दिख रहा है। यानी जो फिश इंसेक्ट की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा वो x के करस्पॉन्डिंग नहीं बल्कि म्यू x के करस्पॉन्डिंग करेगा, और वही है अपरेंट वेलोसिटी जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। वो कितना है बेटा, वो हमने देख रखा है, निकाला है अभी, दैट विल बी म्यू इनटू v। तो भाई फिश को क्या लगेगा, फिश को v नहीं लगेगा, फिश को लगेगा म्यू इनटू v। तो जब हम फिश की वेलोसिटी को जोड़ेंगे पलट के तो किसमें जोड़ेंगे, जो अपरेंटली लग रहा होगा, बेटा 2.5 जोड़ देंगे ना। तो बेटा अब देखो जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, जो फिश जो इंसेक्ट की वेलोसिटी हो गई वो हो गई म्यू v प्लस 2.5, और यही कितना दिया है बेटा 8। बताओ बेटा सही है। यस सर। अब बेटा हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि म्यू हो गया 8 माइनस 2.5 अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या दिया है बेटा 4/3, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो ये कितना हो गया 3, 2.5 चला गया 8 से, तो कितना बचा बेटा 5.5, और 4/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। बताओ बेटा सही है। Yes, sir. आगे बेटा सॉल्व कर लेंगे क्या, जी सर। आगे मीटर पर सेकेंड में मैंने लिख लिया, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपकी वेलोसिटी आ गई। बताओ बेटा यहाँ तक किसी को कुछ समझ में आया, सर आ गया। किसी और को कोई दिक्कत। हालांकि मुझको ये क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत हुई थी, ये मैंने जितना हो सका उतना ही आपको सिंप्लीफाई करके दिया। तो बेटा आप देखें यहीं कि जो होता है और जो दिखता है इन दोनों में अंतर है। जो होता है दैट इज रियल और जो दिखता है दैट इज अपरेंट, और अपरेंट वाली चीजें बदल चुकी हैं, आपको वो तो दिख ही रहा होगा। बताओ बेटा यहाँ तक सही है। Yes, Yes, sir. sir. अब टाइम कितना बचा उस हिसाब से देखा जाए। बेटा टाइम कुछ दिख रहा है आ गया, ओके सर 2.2, लगभग मिनट, ये 2-3 मिनट। हाँ लगभग 3 मिनट। अच्छा बेटा मैं एक आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, जरा इसको आप सॉल्व करिएगा। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पूरा कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही निचुड़ के सामने आएगा आपको। देखिएगा जरा ये वाला, ये आपको मैं वैसे दे दूंगा, PDF इसका बना दूंगा ना, तो उसमें ये क्वेश्चन होगा। सबको दिख रहा है बेटा यस क्वेश्चन। सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे आप देखो एक मछली तैर तो रही है नीचे, लेकिन बॉटम जो उसका है वो एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो बेटा आगे जो क्लास होगी आप अपने से ट्राई करिएगा। आगे जो क्लास होगी मैं उसमें मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको बताऊंगा कल के दिन, मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और साथ साथ ग्लास स्लैब। सही बेटा, ये दो चीजें आपको बताऊंगा, क्लियर है। सर और एक हो सकता है टाइम बचे तो TIR देख लें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लेंस की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं अगली बार। आज की क्लास यहीं पे खत्म। ओके सर, बाय सर। Okay, sir. ओके डी।